नमस्कार विद्यार्थियों, इतिहास की इस विशेष ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत भाग 2 के बारे में बात करूंगा। इससे पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का विवेचन करते समय मैंने आपसे अल-बरूनी और ताजुल मासिर, जो कि हसन निजामी द्वारा लिखित ग्रंथ था, उनके विवरण के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। आज मैं आपसे 2 महत्वपूर्ण इतिहासकारों के विवरणों के बारे में चर्चा करूंगा और इन इतिहासकारों के विवरण मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समझने की दृष्टि से और विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के इतिहास को समझने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थियों, ये 2 महत्वपूर्ण इतिहासकार हजरत अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी। अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी, इन दोनों के विवरण ही मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समझने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है कि इन दोनों के विवरण ही मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। लेकिन इसके बावजूद, जैसा कि मेरा अपने इतिहास के विद्यार्थियों से हमेशा ये कहना है कि ये विवरण इस प्रकार के विवरण हैं जिन्हें हम साहित्यिक स्रोतों की श्रेणी में डाल सकते हैं। और साहित्यिक स्रोत इस प्रकार के स्रोत होते हैं जो काफ़ी हद तक इतिहासकार की व्यक्तिगत भावनाओं और पूर्वाग्रह से प्रेरित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों से अपेक्षित है कि इन विवरणों का अध्ययन करते समय काफ़ी सावधानी से काम लें। आइए मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूँ हजरत अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो, जिसके बारे में काफ़ी बातें उपलब्ध हैं। अमीर खुसरो, जिन्हें भारत में हिंदुस्तानी काव्य शैली का सूत्रपातक माना जाता है। अमीर खुसरो, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पहले साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदुस्तानी शब्दों यानी हिंदी के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया। हिंदुस्तान में कव्वाली परंपरा का प्रतिपादन करने का श्रेय यदि किसी को दिया जाता है तो वो हजरत अमीर खुसरो को दिया जाता है। हजरत अमीर खुसरो इतिहासकार बाद में थे और साहित्यकार पहले थे, इसलिए अपने विवरणों को लिखते वक्त उनका दृष्टिकोण मुख्यतः साहित्य के हिसाब से रहा। लेकिन चूंकि अमीर खुसरो ने ज़्यादातर घटनाओं को, ज़्यादातर वाक़यात को अपनी आंखों से देखा, इसलिए अमीर खुसरो के विवरण ज़्यादा प्रामाणिक बन पड़े। उन्होंने पश्चिम में मुल्तान की यात्रा की, दक्षिण में दौलताबाद तक गए और दिल्ली सुल्तानों के ज़्यादातर युद्ध अभियानों में वो उनके साथ रहे। जैसा कि उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है तुगलकनामा एक ऐसा ग्रंथ है विद्यार्थियों, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन के प्रारंभिक 16 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख है। और इसके अंदर अमीर खुसरो ने विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय अभियानों का और मलिक काफूर की गतिविधियों का जिक्र किया, जो कि दक्षिण के 4 प्रमुख राजवंशों, देवगिरी के यादव राजवंश, द्वार समुद्र के होयसल राजवंश, मथुरा के पांड्य राजवंश और वारंगल के काकतीय राजवंश, इन चारों राजवंशों पर अलई सेनाओं का किस प्रकार से हमला हुआ और किस प्रकार से संधि और समझौते हुए, इन सब बातों का विवरण अमीर खुसरो अपने ग्रंथों के काफ़ी गहराई से करते हैं। अमीर खुसरो एक ऐसे साहित्यकार और एक ऐसे इतिहासकार थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 7 दिल्ली सुल्तानों का समय देखा और 7 दिल्ली सुल्तानों के वे संपर्क में रहे, उनके अधिकारियों के संपर्क में रहे, उनके सेनापतियों के संपर्क में रहे और उनके मंत्रियों के संपर्क में रहे। 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था और वे एक ऐसे इतिहासकार और साहित्यकार थे जिन्होंने कैकुबाद का समय देखा, कैकुबाद के बेटे क्यूमर्स का समय देखा। उन्होंने समय देखा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, जो हिंदुस्तान में खिलजी राजवंश का संस्थापक था। उन्होंने समय देखा अलाउद्दीन खिलजी का। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के भी समय के वे साक्षी रहे। खुसरो खां की गतिविधियों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा और गयासुद्दीन तुगलक के समय तक वे मौजूद थे। 1325 ईस्वी में उनका देहांत हुआ, तो 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक की घटनाओं के वे काफ़ी हद तक साक्षी रहे। तो ऐसी स्थिति में अमीर खुसरो के विवरणों को निश्चित रूप से दिल्ली सल्तनत के इतिहास को समझने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं। और कम से कम बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक के इतिहास के वे काफ़ी हद तक प्रत्यक्ष दृष्टा और गवाह रहे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ज़्यादातर जगहों पर वे खुद साथ में गए, इसलिए उनके ऐतिहासिक विवरण काफ़ी महत्वपूर्ण बन पड़े। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है या इसमें कोई डाउट नहीं है कि चूंकि वे दिल्ली सुल्तानों के संरक्षण में रहे, तो हो सकता है कि काफ़ी बातें पूर्वाग्रह से प्रेरित हो, लेकिन इसके बावजूद
ऐतिहासिक दृष्टि से उनके विवरणों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। अमीर खुसरो ने काफ़ी ग्रंथों की रचना की। अमीर खुसरो के प्रमुख ग्रंथों में किरान-उस-सादीन, किरान-उस-सादीन विद्यार्थियों एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के तत्कालिक शासक कैकुबाद और कैकुबाद के पिता बुगरा खान, जो कि उस वक्त बंगाल का सूबेदार था, तो उन दोनों पिता पुत्र की हुई आपसी भेंट का उन्होंने वर्णन किया। और इसके साथ साथ किरान-उस-सादीन में, जो कि पद्य शैली में लिखित ग्रंथ है और 1289 ईस्वी में लिखा गया था, इसमें इन दोनों पिता पुत्रों की मार्मिक भेंट के साथ साथ दिल्ली के तत्कालीन वैभव और समृद्धि का भी उल्लेख अमीर खुसरो ने किया, जिससे कि दिल्ली सल्तनत की मजबूत स्थिति, उसके महत्वपूर्ण व्यापारिक और आर्थिक केंद्र और एक संपन्न केंद्र के रूप में होने की जानकारी मिलती है। 2 साल बाद यानी 1291 ईस्वी में पद्य शैली में अमीर खुसरो ने मिफ्ता उल फतेह नाम का एक ग्रंथ लिखा। इस मिफ्ता उल फतेह नामक ग्रंथ के अंदर एक महत्वपूर्ण विद्रोह का उल्लेख मिलता है, जो मलिक छज्जू की बगावत थी। बलबन के भतीजे और कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ बगावत कर दी थी और यह बगावत खिलजियों के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती थी और अलाउद्दीन खिलजी और अन्य युवक खिलजी सरदारों ने मिलकर इस बगावत का दमन किया। तो इस पूरे विवरण का उल्लेख अमीर खुसरो अपने इस ग्रंथ मिफ्ता उल फतेह में कर रहा है। इसके अलावा नूर सिपर नाम का एक और ग्रंथ अमीर खुसरो ने लिखा। नूर सिपर एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ था जिसके अंदर खुसरो अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के दक्षिण भारतीय अभियानों का जिक्र करता है, उसके देवगिरी और दौलताबाद की तरफ जाने का उल्लेख करता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण विवरण है हजरत अमीर खुसरो के। इसी प्रकार से आशिका नाम का ग्रंथ मिलता है। आशिका नाम के ग्रंथ के अंतर्गत अमीर खुसरो एक प्रेम कथा का उल्लेख करते हैं, जो गुजरात के शासक कर्णदेव बाघेला की बेटी देवल देवी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खान के बीच हुए प्रेम प्रसंग का वो उल्लेख करते हैं। और इसके साथ साथ वे गुजरात विजय और जैसलमेर विजय आदि विवरणों का भी साथ साथ उसमें विवरण बताते हैं। अमीर खुसरो के विवरण बड़ी सावधानी के साथ देखे जाने चाहिए और अमीर खुसरो के विवरण ऐसे विवरण हैं जो कि इन 7 दिल्ली सुल्तानों के समय की गतिविधियों को जानने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि हमें अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान के बारे में जानकारी या मलिक काफूर के दक्षिण भारतीय अभियान के बारे में जानकारी चाहिए, तो निश्चित रूप से अमीर खुसरो के विवरण के से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई विवरण और हो नहीं सकता। इसके साथ साथ अमीर खुसरो के जीवन के कुछ और पक्षों की हम चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में संगीत परंपरा और कव्वाली परंपरा के प्रतिपादन की शुरुआत का प्रतिपादन यदि किसी ने किया तो उसका श्रेय भी अमीर खुसरो को दिया जाता है। अमीर खुसरो के हजरत निजामुद्दीन औलिया के साथ घनिष्ठ संबंधों का हमें उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से अपने विवरणों के अंदर अमीर खुसरो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक और कुतुबुद्दीन मुबारक के बाद दिल्ली की सल्तनत पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले खुसरो खान के आपसी संबंधों का, कूटनीति का और उनके बीच हुए युद्ध का भी वो उल्लेख करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अमीर खुसरो ने जीवन के विविध पक्ष देखे और व्यक्तिगत अनुभवों से उन्होंने साक्षात किया, जो अपनी आंखों से देखा, काफ़ी हद तक उन्होंने उसको लिखने का प्रयत्न किया। इसीलिए अमीर खुसरो के वर्णन सत्यता के काफ़ी नज़दीक तक जाते हुए महसूस होते और उन्होंने खुद ने कहा कि भाई मैंने सत्यता के करीब तक जाने की काफ़ी कोशिश की और मैंने अपनी तरफ से जितना बन पड़ा उतना सही रूप में जो जैसा देखा उसी रूप में मैंने ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। इसके अलावा अमीर खुसरो और उनके गुरु सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के बीच के आपसी संबंधों के उल्लेख हमें उन विवरणों में मिलता है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के काफ़ी प्रमुख शिष्यों में से एक थे। तो विद्यार्थियों, अमीर खुसरो के विवरण को मध्यकालीन भारतीय इतिहास की दृष्टि से काफ़ी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। दूसरी बात हम करते हैं जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। जियाउद्दीन बर्नी, जिसने तवारीख फिरोजशाही और फतवा जहादारी नामक 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। जियाउद्दीन बर्नी का ताल्लुक
काफ़ी अच्छे घराने से था और उसके पिता बलबन के उच्च अधिकारियों में से एक थे। बर्नी, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसने 46 विद्वानों से शिक्षा हासिल की, ज्ञान और तालीम हासिल किया, इल्म प्राप्त किया। उसका चाचा उसका चाचा बर्नी का चाचा अलाउल मुल्क दिल्ली का कोतवाल था और सुल्तान अलाउद्दीन के काफ़ी वफादार और विश्वसनीय सलाहकारों में से वो एक था। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि बर्नी को हमेशा दिल्ली सल्तनत से आश्रय मिलता रहा। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने उसे अपने दरबार में आश्रय दिया और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वो खास था। वो मोहम्मद बिन तुगलक का नदीम, अजीज, दोस्त उस प्रकार से कहलाया करता था। लेकिन सुल्तान फिरोज तुगलक उससे नाराज़ हो गया और अपने जीवन के अंतिम दिनों में बर्नी को काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों और तकलीफ़ों को झेलना पड़ा और इसीलिए ऐसा विचार व्यक्त किया जाता है कि सुल्तान फिरोज तुगलक को प्रसन्न करने की दृष्टि से बर्नी ने जो अपना ग्रंथ तवारीख फिरोज शाही लिखा, वो फिरोज शाह तुगलक को समर्पित किया। इस ग्रंथ में बलबन के समय से लेकर फिरोज तुगलक तक के शुरुआती 7 सालों का वर्णन है। 1258 तक का इतिहास है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबाकत नासिरी को समाप्त किया, तबाकत नासिरी जहाँ ख़त्म होती है, उसके जस्ट आगे से बर्नी का यह ग्रंथ तवारीख फिरोज शाही चालू होता है। बर्नी काफ़ी विद्वान व्यक्ति था और बर्नी ने काफ़ी बातों का उल्लेख किया। बर्नी के विवरण को भी सत्यता के काफ़ी नज़दीक तक माना जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद हमें इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि चूंकि ये सभी लोग राज्याश्रित लोग थे और वे सल्तनत से किसी न किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करना चाहते थे, तो सुल्तानों की बुराई करने से पहले वो काफ़ी विचार करते थे। खुद बर्नी भी अपने विवरण में लिखता है कि मैं सुल्तान की बुराई करने की हिम्मत नहीं कर पाया। बर्नी के विवरण कई जगह पक्षपात से भरे हुए। हिंदुओं के प्रति बर्नी का रवैया काफ़ी कठोर है और वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कर व्यवस्था का उल्लेख करते समय हिंदुओं के बारे में काफ़ी हद तक वो पक्षपात से भरा हुआ है और उनकी आलोचना करता है। कर व्यवस्था के बारे में उनके ऊपर कर चोरी का आरोप लगाता है और इस प्रकार की बहुत सारी बातें करता है। तो यह उसका एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। तो ये 2 विवरण विद्यार्थियों, अमीर खुसरो के विवरण और जियाउद्दीन बर्नी का विवरण तवारीख फिरोज शाही, फतवा जहादारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी विवरण जिनके बारे में हम आगे की कक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने अपने इस विशेष कक्षा में आज आपसे केवल 2 महत्वपूर्ण इतिहासकार, ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिनके बगैर दिल्ली सल्तनत का इतिहास काफ़ी अधूरा माना जाता है और ये दोनों ही इतिहासकार आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं इससे आगे की कक्षा में आपसे बात करूंगा दिल्ली सल्तनत और मुग़लकालीन इतिहास को जानने की दृष्टि से अन्य कौन कौन से स्रोत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और किस किस इतिहासकार का अपनी अपनी दृष्टि से किस किस प्रकार का योगदान रहा। इन्हीं सभी बातों के बारे में कल हम काफ़ी अगली कक्षा में काफ़ी गंभीरता के साथ चर्चा करेंगे। मैं अपनी इस क्लास को कई भागों में, कई पार्ट के अंदर बांट कर आपको समझाऊंगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा, आज मैंने आपसे पार्ट 2 किया। तो मेरी कोशिश ये है कि पार्ट 5 और पार्ट 6 तक काफ़ी डिटेल और गहराई के साथ आपको एक एक इतिहासकार के बारे में और उसके व्यक्तिगत दृष्टिकोण के बारे में सारी बातें आपको बताने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप गहराई से उन चीज़ों को जानें। केवल तथ्यों को रटना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार से वो तथ्य किन परिस्थितियों में निर्मित हुए। जैसा कि प्रोफेसर ई एच कार ने स्पष्ट रूप से लिखा है, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि किसी भी इतिहास की पुस्तक को जानने से पहले उसके लेखक को और उसके इतिहासकार को जानो। उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऐतिहासिक पुस्तक का अध्ययन करते वक्त उस पुस्तक को अपने कान के पास लाइए। आपको उसमें से एक आवाज़ सुनाई देगी कि मुझे पढ़ने से पहले मेरे लेखक को पढ़िए। इसका कहने का मतलब ये है कि लेखक के दृष्टिकोण को जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपसे बर्नी के बारे में बात की, बर्नी ने तवारीख फिरोज शाही अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों को बेहतर बनाने के लिए लिखी और फिरोज तुगलक को प्रसन्न करने की दृष्टि से उसने ये ग्रंथ लिखा। तो स्पष्ट रूप से हमें कुछ बातें माननी पड़ेगी कि वो फिरोज तुगलक की काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी कमियों को वो इग्नोर कर गया हो। तो इन सारे दृष्टिकोण को देखना जरूरी है। बाकी बातें मैं आपसे इससे आगे की कक्षा में पार्ट 3 में करूँगा।
जय हिंद, जय भारत।